बहू पद्मा घर में नई दुल्हन के रूप में आई थी। ससुराल का माहौल ऐसा था कि सास की बातों को बहुत महत्व दिया जाता था। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। पद्मा को धारावाहिक देखना बहुत पसंद था। नई बहू होने के कारण किसी को भी उसे टोकना सही नहीं लगा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने बिना धारावाहिक देखे खाना खाया हो। ऐसे ही एक दिन उनके घर की बिजली चली गई। क्या बिजली चली गई? क्या आपने स्विच ऑफ कर दिया? क्या बोल रही हो? मैं क्यों बिजली बंद करूंगी? मुझे इससे क्या मिलेगा? आपको पता है ना, अगर मैंने सीरियल नहीं देखा तो क्या होगा? बिना सीरियल देखे मैं नहीं रह सकती हूँ। क्या होगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिन ब दिन तुम्हारी मनमानी बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे अंदर तो बड़ों के लिए कोई सम्मान ही नहीं बचा। तभी बिजली वापस आ गई और पद्मा तुरंत धारावाहिक देखने में फिर से मस्त हो गई। उस धारावाहिक में बहू अपनी सास का बड़े प्यार से ख्याल रखती है। सास बहू का रिश्ता बड़ा अच्छा दिखाया गया था, जिसे देखकर पद्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। फिर धारावाहिक खत्म हुआ और पद्मा अपनी असल दुनिया में लौट आई। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बस यूं ही माँ जी, ये तो आपके लिए मेरे प्यार और सम्मान के आंसू हैं। क्या आपने खाना खा लिया? हाँ बताइए माँ जी, नहीं तो मैं परोस दूं। नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, मेरे लिए इतना इंतजार मत किया करो। आज मैं आपके लिए खाना परोसूंगी। पद्मा ने एक थाली में भोजन परोसा और अपने हाथों से अपनी सास को खिलाने लगी। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सास बड़ी खुश हुई। वो दिन बहुत शांति से बीत गया। अगले दिन फिर से पद्मा ने एक और धारावाहिक देखा। बहू चलो हम लोग खाना खा ले, तुम सीरियल बाद में देख लेना। उसके ऐसा कहने पर पद्मा गुस्से से भड़क उठी। चुप रहो, आप खुद का समझती क्या हो? आपको पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है अगर आप सीरियल रोकने के लिए कहती हो। शांत रहा करो जब मैं धारावाहिक देखती हूँ। बहू के गुस्से को देखकर सास चुपचाप एक कोने में चली गई और बस वहीं से बहू को देखती रही। पद्मा धारावाहिक देखने में फिर से व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद धारावाहिक खत्म हुआ और फिर पद्मा को आसपास की सुध आई और उसने सास की तरफ देखा। डर से कांप रही सास को देखकर उसे फिर से गुस्सा आ गया। आप अभी भी ऐसे क्यों खड़ी हो? आखिर बता दो कि आप चाहती क्या हो? इस घर में क्या चल रहा है मेरे खिलाफ? क्या आप मुझे जान से मार देना चाहती हो? जो भी हो, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। मैं तुम्हारी असल सास हूँ, सीरियल वाली सास नहीं बहू। सीरियल की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया। बहू की इस मूर्खता और बदतमीजी पर पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वो घर से बाहर आ गई। माँ को घर के बाहर देखकर गोपाल उसके पास आया। क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों हो और घर के बाहर क्यों खड़ी हुई हो? क्या बताऊं बेटा, देख तेरी पत्नी पागल हो गई है। सीरियल में जिस तरह बहू अपनी सास के साथ व्यवहार करती है, वो मेरे साथ भी वैसा ही कर रही है। इन धारावाहिक को देखकर मुझे लगता है ये मेरी जान ही ले लेगी। सच में। ये आप क्या बोल रही हो माँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अंदर चलकर देखूं। गोपाल जैसे ही अंदर गया, उसकी पत्नी ने उसे भी पीट दिया। वो भी सिर पकड़कर घर से बाहर आ गया। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रही थी बेटा? कम से कम अब तो मेरी बात सुन लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बहू का रवैया कैसे बदलूं। गोपाल को एक विचार आया और उसने तुरंत अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। इसके बाद उसकी माँ बड़ी हिम्मत के साथ घर के अंदर गई। बहू को सोता देख उसे थोड़ी राहत मिली। प्यारी पद्मा, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तुम आराम कर लो और फिर बाहर आ जाना। ऐसा कहकर पार्वती रसोई में गई और चिकन बिरयानी बनाने लगी। बिरयानी की महक से पद्मा तुरंत उठ गई और बाहर हॉल में आ गई। माँ जी क्या बात है, बड़ी अच्छी महक आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुमको बिरयानी पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ। इतना कहकर पार्वती ने अपनी बहू को खाने की मेज पर बिठाया और गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। इसके बाद सास ने टीवी चालू किया और धारावाहिक देखने लगी। क्या माँ जी, आप भी सीरियल देखने लगी हो? हाँ बहू, आज तो मेरा भी धारावाहिक देखने का मन कर रहा है। पार्वती ने धारावाहिक देखा और उसके कुछ दृश्य देखकर वो भावुक हो गई। वो तुरंत बिरयानी खा रही पद्मा के पास आई और उसकी बिरयानी की थाली नीचे फेंक दी।
क्या हुआ माँ जी? अचानक ये क्या हो गया आपको? ए लड़की, खबरदार जो मुझसे कोई सवाल किया तो अभी देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। उसने बिरयानी पद्मा के चेहरे पर डाल दी और फिर अपनी बहू को खूब दौड़ा दौड़ा कर खूब भगाया और आखिर में उसकी पिटाई भी कर दी। अचानक उसे चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। सास को गिरते देख पद्मा, माँ जी, माँ जी। उसने तुरंत उनके चेहरे पर पानी छिड़का और कुछ देर बाद सास होश में आई। क्या मैंने कुछ किया प्यारी बहू? अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे माफ करना। आज उस सीरियल को देखने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं धारावाहिक देखना नहीं छोड़ सकती। मेरी कमजोरी बन गए हैं ये। मैं देखूंगी। माँ जी आप बहुत थक गई हो, आराम कर लो। चलो उठो। अपनी सास को आराम से अंदर लाकर पद्मा बैठकर सोचने लगी कि आखिर वो धारावाहिक शुरू करे या नहीं। अगर उसने फिर से धारावाहिक शुरू किया तो सास बुरा व्यवहार कर सकती है। ये सोचकर पद्मा डर गई। उसने अपने मन को मना लिया और उस दिन धारावाहिक नहीं देखा। अगले दिन, पद्मा जरा सीरियल लगा दे, मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि आज सीरियल में आगे क्या होगा। माँ जी, बहुत सी अच्छी फिल्में भी टीवी पर आ रही हैं। हम ये सीरियल नहीं देखते, ये फिल्म देखेंगे, बहुत अच्छी है। बहू की बातें सुनकर सास अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी, लेकिन बाहर से उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो सीरियल ही देखना चाहती है। फिल्म अच्छी ही होगी तुम कह रही हो तो चलो यही देखते हैं आज। तभी गोपाल वहां आ गया। बहू, मैं जरा जाकर गोपाल के लिए खाना परोस दूं। अरे नहीं माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो, मैं खाना परोस दूंगी। बहू में इस परिवर्तन को देख पार्वती और गोपाल दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन से उनके घर में किसी ने सीरियल का नाम तक नहीं लिया और सास और बहू मेल जोल से रहने लगी। कोंडापल्ली नाम के एक गांव में एक निर्धन जोड़ा रहता था, सुंदर और रत्ना का। उनके गिरी बाबू और हरि बाबू नाम के दो बेटे थे। उनका परिवार टोकरियां बुनने का काम करता था। सुंदर, रत्ना और गिरी बाबू कस्बे में पढ़ रहे हरि बाबू की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। माँ, बाबा और भाई, मैं आप तीनों का कर्जदार हूँ। आप मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपकी मदद को कभी नहीं भूल सकता। जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये कर्ज मेरे लिए सांस लेने जैसा रहेगा। इतने बड़े शब्द जरूरी नहीं, तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख जाओ और एक अच्छा नाम बनाओ। तुम्हें एक अच्छे ऑफिस में काम करना चाहिए, ना कि टोकरी बुनने वाला काम। बस तुम खुश रहो। माँ और बाबा तुम्हारे लिए खुश हैं और उन्हें तुम पर गर्व होता है। यही काफी है, समझे मेरे भाई? जरूर मेरे भाई, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक हफ्ते में तुम्हारे भाई की शादी है, तुम अभी हॉस्टल क्यों जाना चाहते हो? माँ, मेरे एग्जाम्स हैं, मैं अपने एग्जाम्स खत्म करके वापस आऊंगा। आप मेरी चिंता मत करो, शादी की तैयारियां अच्छे से करो। अगर कुछ रह गया तो मैं वापस आकर कर दूंगा, ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो शहर के लिए निकल गया। सड़क के किनारे खड़ी एक कार में नवोमी हरि बाबू का इंतजार कर रही थी। हाँ, उसने कहा था कि वो आधे घंटे में आ रहा है, लेकिन 1 घंटा हो गया और अभी तक नहीं आया। हमेशा ऐसे ही करता है। वो सोच रही थी कि उसका फोन बजने लगा। हरि का कॉल था। उसने गुस्से में कॉल उठाया। तुम कहाँ हो? मैं तो पार्क के पास हूँ। हाँ, उसी जगह पर आओ ना जहाँ हम रोज मिलते हैं। आज का दिन कुछ नया है क्या? अरे नाराज मत हो, आ रहा हूँ उधर ही। वो चलकर गया और नवोमी के पास पहुंचा। दोनों दुनियादारी सब कुछ भूलकर प्रेम भरी बातें करते रहे। दिन गुजरते रहे और आखिर भाई की शादी का दिन आ गया, लेकिन हरि बाबू शादी में शामिल नहीं हुआ। वो नवोमी के साथ समय बिताने के लिए परीक्षा का बहाना देता रहा। शादी करके बड़ी बहू कावेरी उनके घर आई। नई बहू रत्ना के साथ मिलकर घर के कामों में खुशी खुशी जुट गई। वो लोग बहुत खुश थे। एक बेटी की तरह सेवा करने वाली बहू पाकर सास बड़ी खुश थी और एक माँ जैसी सास पाकर बहू बहुत खुश थी। सास बहू दोनों बातें करते रहते। ये देखकर बाप बेटे दोनों को बहुत खुशी होती। वे भगवान से प्रार्थना करते थे कि सास बहू जिंदगी भर बस ऐसी ही रहे। दिन गुजरते गए। एक दिन हरि बाबू नवोमी से शादी कर उसे घर ले आया। दोनों कार से उतरे। उन्हें देखकर, हरि बाबू ये क्या है? तुमको लगता है कि हम मर चुके हैं? हाँ,
ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? इसमें क्या गलत है? हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। अगर हम आपको बता दे भी देते तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप लोग मानते नहीं, इसीलिए मंदिर जाकर शादी कर ली। ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। बड़ी बहू को देखकर नवोमी ने सोचा कि वो घर की नौकरानी है। सुनो, जाओ और कार से मेरा सामान तो ले आओ। तुम्हें क्या लगता है ये इस घर की बड़ी बहू है, कोई काम वाली नहीं? उसके कपड़े देखकर तो मुझे यही लगा। हमारे घर में तो नौकर ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। सॉरी। देखो, अपने पैसों का घमंड अपने घर में ही दिखाना, यहाँ नहीं। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं तुमसे कहूँ वो करो, जो तुम कहोगी वो कोई नहीं करेगा। क्या हरी, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? अपनी माँ की हर बात सुनने और चुप रहने के लिए क्या? माँ, वो एक अमीर परिवार की बेटी है, उसे कुछ मत कहो। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ रहे तो रहेंगे। तुम जाओ, आज तुम बड़े हो गए हो और अब एक अमीर लड़की से शादी करके तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना? लेकिन तुम जानते हो ना कि तुमको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम तीनों ने दिन रात कितनी मेहनत की है। एक अमीर लड़की से शादी करने लायक तुम्हें किसने बनाया है? अपने पति के लिए अपनी सास की कही बातें नवोमी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत अपना पर्स खोलकर पैसे फेंके। ये मेरे पति को पालने और पढ़ाने के लिए हैं। ये काफी है या आपको और चाहिए? नवोमी का घमंड और इस हरकत को देखकर रत्ना को गुस्सा आ गया और उसका हाथ नवोमी पर उठने ही वाला था कि उसकी बड़ी बहू और बेटे ने उसे रोक लिया। माँ, अपनी भावनाओं को संभालो। हम उसूलों वाले लोग हैं और हम सबकी मदद करते हैं, और वो हमारे ही तो हैं। अगर हम अपने बेटे को घर से बाहर भेज देंगे तो मुझसे क्या कहना चाहते हो? आप क्यों परेशान हो रही हो? वो जैसा चाहते हैं उन्हें वैसे जीने दो, वो जो चाहते हैं उन्हें करने दो। अगर वो पैसे देती है तो रख लो। आपकी सेवा करने के लिए आपकी बड़ी बहू तो है ना। बस आप शांत रहो, खुश रहो। रत्ना चुप हो गई और बाहर जाकर टोकरियां बुनने लगी। हरी बाबू नवोमी को लेकर अपने कमरे में चला गया। इसी बीच कावेरी कार से नवोमी का सामान निकाल लाई और उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया। जब वो जाने लगी, ये पैसे रखो, ये मेरा सामान लाने का मेहनताना है। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी नहीं खरीद पा रहे, इस पैसे से अपने लिए साड़ी ले लेना। नवोमी ने कुछ पैसे आगे किए। अपने पति के शब्दों को याद करते हुए कावेरी ने पैसे ले लिए और बाहर आ गई। उसके हाथ में पैसे देखकर रत्ना ने पूछा, उसका सामान रखने के लिए देवरानी ने पैसे दिए हैं तुमको क्या? हाँ माँ जी, वो बार बार मुझे याद दिलाती है कि मैं गरीब हूँ। ये सब दिल पर मत लेना बेटी। भले ही तुम गरीब परिवार से हो, लेकिन दिल की रानी हो। दिल को कौन देखता है माँ जी? लोग तो बस पैसे को और हमारे कपड़ों को ही देखते हैं। नहीं, चिंता मत करो बेटी, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। घर बनाने के लिए हमें अच्छे दिल के लोग और प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। नवोमी सबक जरूर सीखेगी एक दिन। सास बहू आपस में बातें करते हुए टोकरी बुनाई का काम करती रहती थी। दिन गुजरते गए। अमीर नवोमी हर छोटी मोटी बात के लिए लड़ती रहती थी। फिर वो अलग हो गई और उसने अपने लिए एक नौकरानी रख ली। रत्ना और सुंदर को नवोमी का बर्ताव बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो चुप रहते थे। उन्हें अपने छोटे बेटे और बहू की चिंता होती थी। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन नवोमी को तेज बुखार हो गया। वो नौकरानी को बुलाती रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। नौकरानी टीवी देखने में मस्त थी। कुछ समय बाद हरी बाबू जो बाहर गया था वापस आया और उसने देखा कि नवोमी बिस्तर पर बीमार पड़ी है। उसने नौकरानी को फटकार लगाई, आप मुझे घर के काम के पैसे देते हो जी? वो तो मैं करती हूँ, अब आपकी सेवा भी करूं क्या? नहीं होगा मुझसे। इतना कहकर वो बड़े गुस्से में नवोमी से बोली कि अब वो काम पर नहीं आएगी। अब नवोमी की देखभाल की जिम्मेदारी हरी बाबू पर आ गई, लेकिन वो भी नहीं ध्यान रख पा रहा था। इसी बीच गिरी बाबू और कावेरी उनसे मिलने आए। हरी बाबू को अपने भाई और भाभी को देखकर अच्छा लगा। कावेरी ने नवमी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, उसे खाना खिलाया, उससे बात की और उसे दवाइयां दी। 2 से 3 दिनों में नवोमी ठीक हो गई। नवोमी को समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अच्छे रिश्ते और एक दूसरे के लिए प्यार नहीं खरीदा जा सकता। वो दोनों रत्ना और सुंदर के पैरों पर गिर पड़े।
अपनी गलती मान जब बेटा और बहू घर आए तो रत्ना और सुंदर को बहुत खुशी हुई। नवोमी कावेरी के करीब गई और दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने कई बार ये कहकर तुम्हारा अपमान किया कि तुम गरीब हो। मैंने सोचा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ही हम खुद को इंसान कह सकते हैं। मैं आपकी मेरे लिए की गई मदद कभी नहीं भूल सकती दीदी। अगर मेरी एक बेटी हुई तो मैं उसका नाम कावेरी ही रखूंगी। उन शब्दों के साथ दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे की मदद करके खुशी से रहने लगे।